वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट है, मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। यहां हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी और सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म है, जिसमें कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, आपको असर्शन एंड रीजन कैसे आएंगे, ट्रू और फॉल्स कैसे आएंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड आफ्टर दैट the last but not the least it is long answers questions। तो हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का सफरनामा हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दे कॉमर्स के। चलिए भैया, ये आपके सामने पूरा सिस्टम आ चुका है। कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ने वाले हैं। टॉपिक जो रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर, और ये आए कहां से क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो ये एनसीईआरटी और आपके सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इज सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड डैश डेटा। अब ये बोल रहा है भाई क्वेश्चन में कि ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो कहां से होता है, कैसे आता है और क्यों आता है। भाई तो हम लोग जब भी किसी काम को करने जाते हैं तो हमेशा एक प्लानिंग बनाते हैं, बट प्लानिंग के लिए कोई ना कोई मटेरियल हमारे पास होना चाहिए और उस मटेरियल को हम लोग कहीं ना कहीं से इकट्ठा तो करेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। मगर यहां पे सोर्स जो है वो ओरिजिन होना चाहिए, मतलब कि सोर्स जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा सोर्स ओरिजिनल जो होगा वो हमेशा कहलाएगा दोस्तों यहां पे प्राइमरी डेटा। क्या कहलाएगा भाई? प्राइमरी डेटा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां पे प्राइमरी डेटा मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। अब ये प्राइमरी डेटा क्या डेटा होता है सर? जो पहली बार यहां पे जो भी पर्सन काम करना चाहता है वो पहली बार उस डेटा को अगर इकट्ठा करता है तो उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा। क्या सर प्राइमरी डेटा के सारे एडवांटेजेस है? क्या डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं होंगे? बट ऐसा नहीं है। देखिए उसके एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी डेटा जब आप खुद कलेक्ट करने जाएंगे तो यह हमेशा टाइम कंज्यूमर होगा, टाइम बहुत ज्यादा लेगा। दूसरा, इसमें कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा लगेगी, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि एक बार में डेटा कलेक्ट ना कर पाए तो दूसरी बार जाना पड़े, तीसरी बार जाना पड़े। तो इस कारण से ये जो प्राइमरी डेटा है ये आपको महंगा पड़ता है। अब यहां पे अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा नहीं कहेंगे। पहली बात, हो सकता है कि प्राइमरी डेटा बहुत ज्यादा वास्ट हो जाए, तो ये इसका क्या बन गया दोस्तों? यहां पे डिसएडवांटेज बन गया। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि प्राइमरी डेटा होता क्या है और इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। बोलता है सेंसस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिकेशन। अब ये सर सेंसस ऑफ इंडिया है क्या? सेंसस ऑफ इंडिया को बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो पॉपुलेशन काउंटिंग को हम लोग कहते हैं यहां पे सेंसस ऑफ इंडिया। बट इंडिया में ये सेंसस ऑफ इंडिया कब से स्टार्ट हुआ, किसने किया? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पे तो हमारे यहां 1872 में लॉर्ड मायो ने सबसे पहले बात करी कि हमारे यहां सेंसस होना चाहिए, पॉपुलेशन की काउंटिंग होना चाहिए। अब इसके पीछे कहानी अपन जोड़ लेते हैं। हो सकता है कि वो यहां पे ब्लैक्स वर्सेस व्हाइट्स की काउंटिंग करना चाहता हो। अब यहां ब्लैक्स में हम लोग इंडियंस को कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों, और ये व्हाइट्स में जो है जो ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं इनको कंसीडर कर लेते हैं भाई। तो इसने कहा कि हम लोग अपने आप को देख तो ले कितने हैं, उसके हिसाब से हम लोग इंडिया में सुविधाएं देंगे। इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में इंडिया में 1881 में पहली बार जो है वो हमारे यहाँ जनगणना होती है। अब उसी समय से 1881 से लगभग हर 10 साल में, मतलब कि 10 सालों के अंदर क्या होगा भैया? हमारा सेंसस होगा, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी। तो 1881 से लेकर लगभग हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई और इंडिपेंडेंट के होने के बाद 1951 में पहली बार हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की क्या होती है दोस्तों? यहां पे पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जिसको कहा गया यहां पे सेंसस। और अगर रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सेंसस हुआ होगा वो हुआ होगा यहां पे 2021 में, जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है दोस्तों। मतलब अगर हम लोग देखें तो इंडिया के 2.7% लैंड एरिया पे ये 140
140 करोड़ जनता रह रही है। सोचिए भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। तो इस कंडीशन को हम लोग दोस्तों यहाँ पे बोल सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये पूरा ब्यौरा मैंने आपको बताया कि सेंसस ऑफ इंडिया क्या होती है। अभी डेटा को कलेक्ट करने के लिए दो एजेंसी काम करती है दोस्तों यहाँ पे, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बट इन दोनों को मिला के अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनएसओ। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे एक सब्सिडरी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि सेंसस ऑफ इंडिया अगर आ गया तो हमें क्या करना है। अब ये बोलता है क्वेश्चन में कि भाई ये जो सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा है ये पब्लिकेशन कौन है, कौन इसको पब्लिश करके आप तक के पहुंचाता है। तो डेसिनियल पब्लिकेशन करके एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि आप तक के जनगणना बताता है। जनगणना का मतलब लोग कितने इंडिया में आज है, उसमें कितने लोग जुड़े हैं, मतलब कितने लोगों की बर्थ हो गई है और कितने लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। तो यहाँ पे यह हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कि ये पूरा का पूरा सेंसस जो है वो इकट्ठा करके एनएसएसओ, जिसको हम लोग सीएसओ का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, एनएसओ तक के पहुंचाने का काम करे। तो ये कौन सा पब्लिकेशन होगा दोस्तों, ये तो डेसिनियल पब्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको डेसिनियल या डेसिनिया भी हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज एन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटरव्यू। अब हम लोगों से किसी ने पूछा सर ये इंटरव्यू क्या होता है, तो इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरनल व्यू। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसको आपकी डिग्रीज क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, वो तो सिर्फ ये जानना चाहता है कि अगर आप उस कंपनी का पार्ट बनते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन के आप किस तरीके से काम आ सकते हैं, क्या उसके लिए आप लॉन्ग टर्म में वर्क करेंगे, क्या उसके लिए आप शॉर्ट टर्म में काम करेंगे। तो ये सब कुछ वो डीपीआई में जानना चाहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब क्वेश्चन क्या हो गया भाई, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज एन डैश मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। कौन सा मेथड होगा भैया ये यहां पे बताना है, तो ये मेथड होता है इलास्टिक। ठीक है ना, मतलब कि यहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको यहां पे रिक्रूट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग स्टेटमेंट और इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द टू पर्सन। क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या तो रिजेक्शन होगा। बट मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो वहां पे बेसिकली वो वर्क करते हैं रिजेक्शन पे, सिलेक्शन तो हमें लेना पड़ता है, वो तो बंदे बैठे होते हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है हमारे सामने। इन अ डैश द रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड बाय द इन्यूमरेटर। वो बोल रहा है कि जो इन्यूमरेटर बंदा है जहां पे वो डेटा इकट्ठा करेगा उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप पर्टिकुलरली सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, ये सब एक साथ लिख सकते हैं। तो उसका सिस्टमैटिक वे जो है वो दोस्तों यहां पे कहलाता है स्केड्यूल। ये बात हम लोग को एग्जाम तक के याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिल इन द ब्लैंक्स का सफलतापूर्वक पूरा हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The publication of the Reserve Bank of India are dash source of data। जो पब्लिकेशन है वो कौन सा डेटा यहां पे कहलाता है। सर मगर ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मगर आप ये तो बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक एक्ट के थ्रू काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1934 का एक्ट। इसको कहा जाता है आरबीआई एक्ट 1934। अब ये आरबीआई तो सिर्फ एक ही जगह काम करेगा जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है जिसका नाम है मुंबई। बट अब ये जो सेंट्रल बैंक बन गया तो इसको काम तो पूरी कंट्री के लिए करना चाहिए, इसीलिए इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में, और इस नेशनलाइजेशन के बाद पूरा इंडिया जो है एक सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही है जो आपको बैंक खोलने की परमिशन देगा। ठीक है ना, तो जो आरबीआई की शेड्यूल बी को फॉलो करेगा वही यहां पे बैंक खोल सकता है, अदरवाइज वो बैंक यहां पे नहीं खोल सकता। और बैंकों को भी हम लोग कमर्शियल बैंक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आप फ्री में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपका अगर पैसे का कोई लेन देन होगा तो ही बैंक आ सकते हो,
अदरवाइज आप बैंक नहीं आ सकते। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी ओरल कम्युनिकेशन नहीं करता है, डेटा आप तक के पहुंचाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे पब्लिश्ड डेटा। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पे, द पब्लिकेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर डैश सोर्स ऑफ डेटा, इट इज पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा, और दूसरों तक के पहुंचेगा भी। तो ये तो आंसर सही है सर, बट अगर मान लेते हैं अनपब्लिश्ड होगा, तो ये अनपब्लिश्ड होगा, इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि ये जो चीज है आपके सामने कभी ना कभी आनी चाहिए थी, बट वो कभी आ ही नहीं पाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा। जैसे किसी कंपनी के बारे में कुछ डीमेरिट्स है, वो कुछ लोगों ने लिख तो ली मगर वो पब्लिश नहीं हुई अभी तक है, तो वो सारी की सारी जो भी पब्लिकेशंस है वो कहलाएगी अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डेटा दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट इज कॉल्ड डैश डेटा। अगर मान लेते हैं पब्लिश भी है अनपब्लिश्ड है, तो ये किस टाइप का डेटा होगा? तो भैया ये डेटा तो आ चुका है मार्केट में ऑलरेडी, और जो डेटा पहले से ही मार्केट में आ जाता है उसको हम लोग प्राइमरी डेटा तो बोल नहीं सकते दोस्तों। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको यहां पे बोलना पड़ेगा सर हमें दूसरा डेटा, क्या नाम है उसका, सेकेंडरी डेटा। क्या नाम है भाई उसका, सेकेंडरी डेटा, जो कि पब्लिश और अनपब्लिश दोनों ही फॉर्म में यहां पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया यहां पे, इन केस ऑफ डैश द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड, मतलब सारी बातचीत हो जाएगी, सारी चीजें तय हो जाएगी, और आपसे पैसे से रिलेटेड बात भी कर लेंगे और आगे की प्लानिंग के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये कहना क्या चाहते हैं, विद द लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट, और जो रेस्पोंडेंट है उससे सारी बातचीत जहां होती है वो सिस्टम क्या है, इन्वेस्टिगेटर किस तरीके से उसको बात करेगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो इंटरव्यू मेथड होता है वही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो यहां पे हम लोग मान ले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को ही हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं भाई। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से बातचीत होगी जिसमें लैंग्वेज और कल्चरल हैबिट सारी बात यहां पे क्लियरली होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है यहां पे डैश सेव्स द रेस्पोंडेंट फ्रॉम पर्सनल एम्बेरसमेंट दैट दे अदरवाइज में फेस व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के उसको आंसर देना है मगर उसके पास समय कम है, या कंपनी के पास भी समय कम है मगर वो उससे इंटरेक्ट करना चाहती है पूरी तरीके से। मान लेते हैं कि कोई बंदा बेंगलोर में बैठा हुआ है और कोई बंदा जो है मान लेते हैं कि वो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, और वो दोनों कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो या तो ये हो कि भैया बेंगलोर वाला बंदा वहां कैलिफोर्निया में जाए या कैलिफोर्निया वाला बंदा यहां पे आए, मगर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करें भैया, ये जो इंटरव्यू मेथड है उसको हम लोग टेलीफोनिक फॉर्म में कर देंगे, तो वो बंदा भी सब कुछ चीजें बता पाएगा और यहां पे इंटरव्यू हो भी जाएगा। तो यहां पे सबसे अच्छा तरीका है भैया टेलीफोनिक, अगर इंटरव्यू करवाते हैं या टेलीफोन को हम लोग कम्युनिकेशन बनाते हैं तो ये हमारे लिए टाइम सेविंग ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। तो ये टेलीफोनिक सर्वे जो है या टेलीफोन सर्वे जो है, इस तरीके से हमारा समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे सामने आ चुका है, टेलीफोन सर्वे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। ये क्या बोलता है भाई यहां पे, द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अरे भैया वर्ल्ड बैंक बड़ी अच्छी बात है, वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है जो कि 1945 से काम कर रहा है, और इसका मेन जो वर्क होता है वो होता है टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर एंड टू डू मोर एंड मोर डोनेशन। ठीक है भाई, तो ये बोलता है द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इज जनरली यूज्ड एज, कौन सा डेटा माना जाए इसको, तो इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, क्योंकि वो सबके सामने आ चुका है, तो मैं पहली बार तो बोलूंगा ही नहीं कि ये डेटा आ चुका है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसा डेटा जो दोबारा आ रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों कौन सा, सेकेंडरी डेटा। क्या नाम देते हैं दोस्तों यहां पे इसको, सेकेंडरी डेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे,
सेकेंडरी डेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश इज द क्वार्टरली जनरल पब्लिश्ड बाय द एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो मैगजीन छापती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सर्वेक्षण। क्या नाम है भैया? सर्वेक्षण। तो उसमें सारा डेटा लिखा रहता है, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, कैसे करा गया है, ये सब जो डेटा मिलने वाला है वो कहां मिलने वाला है दोस्तों आपको? तो सर्वेक्षण में मिलने वाला है। सो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पे भैया? आंसर आ जाओ फटाफट। क्या नाम है भैया? सर्वेक्षण। ठीक है, तो सर्वेक्षण जो है इसमें हम लोग एनएसएसओ के थ्रू लोगों तक के डेटा पहुंचाते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स का सफरनामा है वो समाप्त होता है और हम लोग अगली स्टेप पे आ जाते हैं, अगले पड़ाव पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं सामने और हमें बहुत सारे डिस्कशंस भी करने हैं दोस्तों। इसी के साथ चलिए समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे बोलता है द मेजर डिफरेंस बिटवीन, अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, टेंशन मत लो, अब तो ऑप्शन सामने है तो अब डरने की जरूरत नहीं है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा इज दैट ऑफ, जो प्राइमरी डेटा है और जो सेकेंडरी डेटा है इसमें सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, सबसे अलग बात क्या होती है, ये हम लोग को यहां पे बतानी है। ठीक है भाई, तो टाइम टेकन टू कलेक्ट डेटा, हाँ भाई प्राइमरी डेटा जो है वो समय ज्यादा लेता है और सेकेंडरी डेटा जो है वो थोड़ा सा समय कम लेता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। ओरिजिनलिटी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी डेटा जो है एकदम ओरिजिनल रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम प्योर रहेगा भाई। बट सेकेंडरी डेटा जो है फ्रेश और पुअर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडिटिंग हो चुकी है, अमेंडमेंट हो चुके हैं और चेंजेस हो चुके हैं। पर्पस ऑफ द स्टडी, हाँ भाई प्राइमरी डेटा का भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा काम करने का और सेकेंडरी डेटा का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। ठीक है भाई। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर वही बात आ गई कि भाई कॉस्ट जो है प्राइमरी डेटा में ज्यादा लगेगी बट सेकेंडरी डेटा में कम लगेगी। ये डिफरेंस हमें याद हो गया। तो मतलब ये पूरा डेटा जो है लगभग इनसे रिलेटेड है। मगर क्वेश्चन में जो पूछा गया है एक वर्ड मेजर डिफरेंस बताओ भाई, सबसे मेजर डिफरेंस जो है उसकी ओरिजिनलिटी पे आता है। क्योंकि सेकेंडरी डेटा में गलती बहुत सारी मिल सकती है मगर प्राइमरी डेटा में जब आप खुद गए हो, खुद ही इन्वेस्टिगेटर हो, तो गलतियां यहां पे मिनिमम से मिनिमम और जीरो लेवल पे आ जाएगी। बट मान लेते हैं सेकेंडरी डेटा है तो यहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डेटा में इन्यूमरेटर यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? ओरिजिनलिटी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भाई यहां पे। इसी के साथ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्या कहता है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब ये बताओ कि कौन सा एक आपके पास तरीका है जिससे आप डेटा को कलेक्ट करके आते हो। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट या ऑल ऑफ दीज। बट क्वेश्चन में जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वो काफी क्लोज ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज तो यहां पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है दोस्त कि प्राइमरी डेटा की बात हो रही है, प्राइमरी डेटा की चर्चा हो रही है। ठीक है ना भाई, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं है यहां पे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता यहां पे। ठीक है ना, आगे क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट, किसी पर्सन को आपने अपॉइंट तो करवाया नहीं यहां पे। तो यहां पे ये जो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा का जो एक तरीका होगा वो होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द करेक्ट आंसर। अब ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा भैया? उस बंदे से सीधे ना बात करके हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करें भैया? इकट्ठी करवा ले किसी भी पर्सन के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। यहां पे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब यहां से बताइए कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, ये बताना है हम लोगों को यहां पे भाई। चलिए हम लोग समझते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जर्नल्स एंड पेपर्स या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है ना भाई, तो हम लोगों को बताना पड़ेगा भाई कौन सा नहीं है। ठीक है ना भाई, तो पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं।
सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, जर्नल्स एंड पेपर्स भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ये सभी होंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों नन ऑफ दिस सही हो गया भाई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये पब्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेकेंडरी डेटा में आ गए, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेकेंडरी डेटा में आ गए, और जर्नल्स और पेपर भी सेकेंडरी डेटा में आ गए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। इसी के साथ क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर मेलिंग मेथड, इसको हम लोग मेल क्वेश्चनियर मेथड भी कह सकते हैं। क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द, किसको आप ये क्वेश्चनियर मेल करने वाले हैं, तो ये हमें बताता है इन्यूमरेटर को करने वाले हैं, रेस्पोंडेंट्स को करने वाले हैं, इन्वेस्टिगेटर को करने वाले हैं, या नन ऑफ दिस। अब भाई आप मेल तो कर रहे हैं, मगर करना किसको है, अब उसी को मेल करोगे जो आपके मेल का आंसर देने में केपेबल हो। अगर वो आंसर देने में केपेबल नहीं होगा तो उसको मेल करने का कोई फायदा नहीं है। तो किस व्यक्ति को करना है, किस पर्सन को करना है, तो यहां पे इन्यूमरेटर को तो नहीं कर सकते, तो आपको आंसर जो देगा वो देगा यहां पे रेस्पोंडेंट। नन ऑफ दिस इसमें हो नहीं सकता, इन्यूमरेटर हो नहीं सकता, क्योंकि इसको तो अपॉइंट कर रहे हो आप। इन्वेस्टिगेटर मतलब आप खुद इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ढूंढ के लेके आ रहे हो डेटा, तो इन्वेस्टिगेटर हो गए। किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो इन्यूमरेटर हो गए। बट यहाँ पे आंसर की बात करी कि आंसर कौन देगा, तो आंसर देगा दोस्तों हमेशा रेस्पोंडेंट। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे रेस्पोंडेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, when collected information is to be used by generals, the suitable method of data collection would be। अगर मान लेते हैं आपको जनरल्स के थ्रू डेटा को इकट्ठा करना है, तो कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल रहेगा। टेलीफोन सर्वे, क्या टेलीफोनिक आप किसी से बात करें और पूरा डेटा इकट्ठा कर ले और वो सही बता दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्या ओरल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, मगर कितना आप पूछोगे भाई, प्रोसेस में इतना टाइम लग जाएगा कि आप ये डेटा कभी कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये जनरल्स की बात हो रही है, क्योंकि लोगों तक के इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है आपको, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस या इन्यूमरेटर मेथड। तो यहां पे जब भी जनरल्स की बात आए तो एग्जाम में याद रखिएगा कि आप लोकल सोर्सेस पे ज्यादा भरोसा करें। क्यों, क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन प्योरली और श्योरिटी के साथ आप तक के पहुंचा पाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेस इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, स्क्रीन पे आ चुका है। आप बोलता है द आंसर आर रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट देमसेल्व्स इन केस ऑफ अ, जो रेस्पोंडेंट है वो खुद ही आंसर को फिल करके आप तक के पहुंचाने का काम करेगा। बट ये जो प्रोसेस है वो कहां हो सकती है, ये हम लोगों को बताना है भाई। तो ये क्या कहता है, क्या ये सर्वे में होता है, सर्वे में तो व्यक्ति जाएगा, पर्सन जाएगा और लोगों से पूछ के आएगा भैया, चीजों को समझ के आएगा। ठीक है भाई। दूसरा बोलता है स्केड्यूल, क्या यहाँ स्केड्यूल में हम लोग टेबल्स के फॉर्म में चीजों को रखेंगे, क्या इसमें यहाँ पे क्या क्वेश्चनियर हो सकता है। क्वेश्चनियर में क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चनियर मेल्ड क्वेश्चनियर कर दिया, उसको भेज दिया, तो वो क्या करेगा, उसमें आंसर टाइप करके फिर वो वापस आपको भेज देगा। क्या इसमें आंसर बी और सी, मतलब कि यहाँ पे स्केड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्पोंडेंट की बात करी गई है और रेस्पोंडेंट में हमेशा वो क्वेश्चनियर को ही क्या करता है दोस्तों, फुलफिल करके दे देता है या पूरा का पूरा फिल करके हमें दे देता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर होना चाहिए सर यहाँ पे क्वेश्चनियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्राइमरी डेटा आर, मतलब यहां पे प्राइमरी डेटा तो हमें पता है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके जब डेटा को इकट्ठा करके आएगा, उसमें भले ही ज्यादा पैसा लग जाए, उसमें भले ही ज्यादा टाइम लग जाए, मगर वो खुद जाए और डेटा को कलेक्ट करके आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी डेटा। चलिए, तो प्राइमरी डेटा क्या ओरिजिनल होता है, क्या कॉस्टलियर होता है, क्या इकोनॉमिकल होता है, या बोथ ए एंड बी होता है भाई। तो भाई मैंने अभी कहा आपसे कि प्राइमरी डेटा में इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा तो खर्चा ज्यादा होगा भाई, बोलो हाँ या ना। तो खर्चा ज्यादा होगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस्टलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कॉस्टलियर मतलब कि महंगा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, प्राइमरी डेटा हमेशा इन्वेस्टिगेटर लेके आएगा तो कोशिश करेगा वो कि ये किस फॉर्म में हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। तो इस तरीके से आंसर क्या होना चाहिए सर, तो आंसर होना चाहिए ए एंड बी बोथ। इकोनॉमिकल तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सस्ता नहीं पड़ रहा ना दोस्तों, महंगा पड़ रहा है, तो ये कैसे इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, द रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा डिपेंड्स अपॉन, जो रिलायबिलिटी है मतलब कि भरोसा है वो सेकेंडरी डेटा पे किस चीज पे डिपेंड होता है, या सेकेंडरी डेटा में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये डेटा जो है रिलायबल है, ये क्या हो सकता है, हमसे पूछा गया है। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कलेक्ट कर रहा है उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए, ट्रस्ट कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन का जो इंपॉर्टेंस है क्या वो यहां पे दिख रहा है। फिर बोलता है रिलायबिलिटी, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है। फोर्थ बोलता है ऑल ऑफ दिस, सभी हम लोग यहाँ पे ए बी और सी तीनों को ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी डेटा में ले सकते हैं। बिल्कुल तीनों ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसको भी आप काम दोगे उसका काम आपने देखा हुआ होगा, तभी जाके उसको काम दोगे, अदरवाइज उसको काम नहीं दोगे। तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, क्यों कर रहे हो इसके पीछे आपको आपके नॉलेज के बेस्ट का आपको पता होना चाहिए कि हमारा बेस्ट नॉलेज क्या भैया कि इतनी इतनी चीजों को हम लोगों ने इतना इतना करा है। क्यों करा है भाई? तो इसीलिए करा है ताकि हमारे एग्जामिनेशन अच्छे हो सके, या कोई स्कूल सोचेगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो सके, कोचिंग इंस्टीट्यूट सोचेगा कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन अच्छा हो सके। तो इन्वेस्टिगेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है ये हमें बताना है। यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, तो सेकेंडरी डेटा हमेशा ट्रस्ट पे ही कलेक्ट किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Which of the following is a merit of telephonic interview? जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं उसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है? ठीक है, सबसे पहले बोलता है ओरिजिनलिटी। क्या वे ओरिजिनल होता है? बिल्कुल ओरिजिनल होता है सर। क्यों? क्योंकि पहले उसके बारे में पूरा पूछा जाता है, उसकी पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रॉस चेक की जाती है, उसके बाद ही इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल वो बोल रहा है तो एक्यूरेट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी जॉब का सवाल है भाई। रिलायबिलिटी, क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है ऑल ऑफ दीज, भैया ये तीनों को ही कंबाइन कर दो तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू के मेरिट्स है या फायदे है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई यहाँ पे समझ में आ गया आंसर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है दोस्तों हमारे सामने? ट्राइंग आउट द सर्वे कवरिंग अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। अगर मान लेते हैं बहुत ही कम जगह का सर्वे अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग सर्वे, क्वेश्चनियर सर्वे, या ट्राई आउट सर्वे, या तो पायलट सर्वे। ठीक है ना? तो बोला ट्राइंग आउट द सर्वे, ट्राई करना है भाई, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मगर एक लेवल पे कभी ना कभी तो आप ट्राई करें उसको। अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पे पायलट सर्वे। तो पायलट सर्वे वो तरीका है जिससे आप ट्राई कर सकते हो किसी भी सर्वे को। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे पायलट सर्वे इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सफरनामा में अगले स्टेज पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स मतलब ये जो बात लिखी गई है या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी। अब आपको आंसर बताना है क्योंकि 1 मार्क्स इसी पे टिके हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो चैप्टर एक बार हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें ट्रू और फॉल्स भी फटाफट बनने लग जाएंगे। चलिए समझते हैं हम लोग। डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। इन्वेस्टिगेटर खुद जाए और डेटा कलेक्ट करके लाए तो इसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर? इन्वेस्टिगेटर थोड़ी ना होगा भाई, इन्वेस्टिगेटर तो पहली बार डेटा इकट्ठा करता है तो उसको तो प्राइमरी डेटा कहते हैं ना। तो ये सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए ये बताना है भाई हमें। तो ट्रू की फॉल्स? तो आंसर होना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर प्राइमरी डेटा इकट्ठा करता है और जो इन्यूमरेटर होता है वो सेकेंडरी डेटा को भी इकट्ठा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल व्हेन फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही माना जाएगा जब बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन करना है। भाई एक एक से मिलना है, एक एक मिनट तो नहीं मिलोगे, कम से कम 5 या 10 मिनट मिलोगे तो भैया समय तो ज्यादा लग जाएगा ना। तो जब समय ज्यादा लग जाएगा तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैसे काम करेगा सर? तो ये सही है कि गलत है? भैया बिल्कुल गलत बात कही है आपने, इसके लिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन काम नहीं करेगा। यहाँ पे मेल्ड क्वेश्चनियर को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। Publication of National Institute of Public Finance and Policy serve as primary data। देखो भैया बोल क्या रहा है? पब्लिकेशन, एक इंस्टीट्यूट है
IPFP मान लेते हैं भाई, और वो प्राइमरी डेटा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सेकेंडरी डेटा होगा ना, क्योंकि ये तो पब्लिश हो चुका है ना। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए सर, ट्रू की फॉल्स? तो सर आंसर क्लियर दिख रहा है हमें तो फॉल्स, तो आंसर क्या है, फॉल्स ही है सही आंसर। देखिए भाई क्यों, क्योंकि ये तो सेकेंडरी डेटा है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू हैव ऑल द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बोलता है जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है इसमें सारे ही एडवांटेज होते हैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। हाँ ये कुछ हद तक के हो सकते हैं मगर हर जगह पे ये काम नहीं आने वाले। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे सपोर्ट में काम कर सकता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा इसका ट्रू। बिल्कुल सही बात कही गई है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है इफ यू आर गेटिंग डेटा फ्रॉम समबडी एल्स हु कलेक्टेड इट फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, किसी ने प्राइमरी सोर्स से इस डेटा को कलेक्ट करके आप तक के लाया, बट डिड नॉट यूज इट फॉर इट्स ओन स्टडी, मगर उसने खुद के लिए इसको यूज नहीं करा या उसकी स्टडी उसने खुद नहीं करी, इट विल बी डीम्ड एज सेकेंडरी डेटा। क्या इसको हम लोग सेकेंडरी डेटा मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे फॉल्स, इसको मानेंगे प्राइमरी ही डेटा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्या बोलता है, डेटा रिलेटेड टू हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। बोलता है जो डेटा रिलेटेड जो भी डाटा है हमारे पास वो हाउस होल्ड इनकम से रिलेटेड है और ये जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया का पार्ट है। बिल्कुल गलत बात कही गई है, ये फॉल्स माना जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि डेटा रिलेटेड टू द हाउस होल्ड इनकम जो है इंडिया में वो यहाँ पे नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे हम लोग, यहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया का पार्ट थोड़ी ना मानेंगे। तो ये क्या हो गया भैया, फॉल्स हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बोलता है पायलट सर्वे इज नेसेसरी टू एसेस द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनियर। पायलट सर्वे जरूरी है ताकि हम लोग क्या कर सके, क्वालिटी चेक करें किसके भैया, क्वेश्चनियर की। क्या ये सही बात है? पायलट सर्वे का मतलब फटाफट आप सर्वे करके आ जाओ, तो ऐसा सर्वे क्या सही माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग मानते हैं यहाँ पे ट्रू। क्या मानते हैं दोस्तों? ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन is applied when the field of investigation is very limited। बोलता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब फील्ड जो है वो बहुत लिमिटेड है और बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करके हमें सॉल्यूशन निकालना है, तभी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत कही गई है दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए तो लार्ज जो एरिया है उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। बोलता है अ क्वेश्चनियर शुड नॉट कंटेन क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट। भैया क्वेश्चनियर का मतलब ही होता है कि सामने वाले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं उसकी, भाई क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे सोता है, ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो अपने में कंपनी में काम करवाना है ना भाई। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि क्वेश्चनियर में क्या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को पुटअप किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहां नॉट बोल दिया इसलिए ये बात सही मानी जाएगी, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रू। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुका हूं मैं। कहता है टेलीफोन सर्वे इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो ये बोल रहा है टेलीफोन सर्वे जो है बहुत अच्छा मेथड है डेटा को अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो। व्हेन द पॉपुलेशन इज लिटरेट एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। क्या ये पॉपुलेशन जो है यहाँ पे पढ़ी लिखी है, तो क्या उसके लिए टेलीफोन सर्वे एक अच्छा माध्यम है, अच्छा मीडियम है या अच्छा सोर्स है काम करने के लिए? क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों और आंसर होना चाहिए इसका ट्रू। क्या होना चाहिए दोस्तों? ट्रू। तो इसी के साथ हमारे ट्रू और फॉल्स का जो सफरनामा है वो समाप्त होता है। बट हम लोग आगे अपने सफरनामा पे बढ़ते हैं और सफरनामा आगे का हमें बोलता है कि करेक्ट पेयर के बारे में बताइए, मतलब चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। बिल्कुल बता देंगे भाई। फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ बातें लिखी गई है, मतलब कॉलम 1 को डिस्क्राइब किया गया है कॉलम 2 में, बट ये सही है या नहीं है ये आपको यहां पे बताना है। प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल नहीं होता, बिल्कुल गलत बात कही गई है। प्राइमरी डेटा ही तो हमेशा ओरिजिनल होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो इन्वेस्टिगेटर
ही चूज करके लाता है, तो ये वाला अल्टरनेटिव दोस्तों गलत हो गया। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, बोल रहा है सेकेंडरी डेटा को सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल गलत बात कही गई है। स्केड्यूल जो है वो फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर होते हैं, स्केड्यूल को इन्यूमरेटर फिल्ड करता है, क्या ये बात सही है? हाँ, मैं ये कहता हूं ये बात सही है। चलिए, अनपब्लिश सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई, बिल्कुल नहीं भाई, पब्लिश्ड होगा ना वो तो यहां पे ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। इसके हिसाब से फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गई भाई। तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए सर? तो आंसर के लिए आप बोर्ड तो साफ कर दो, ठीक है भैया कर दिया। तो आंसर होना चाहिए सर सी। अरे बिल्कुल सही है भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्केड्यूल्स है उसको फिलअप करने का काम कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे इन्यूमरेटर करता है। कौन करता है? इन्यूमरेटर करता है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये बोलता है आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम 2। भाई ये जो कॉलम 1 दिया गया है इसको आपको कॉलम 2 से मैच करके बताना है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज यहाँ पे गलत है। ठीक है भाई, by matching them with respective items in the column 1। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि भाई जो सेकेंडरी डेटा है वो इन चारों में से क्या होगा, ये हम लोग को यहां पे बताना है। बोल रहा है आंसर्स रिकॉर्डेड बाय रेस्पोंडेंट देमसेल्व्स, क्या इसको हम लोग यहां सेकेंडरी डेटा कहे? अ फेयरली इलास्टिक मेथड, क्या हम लोग इसको सेकेंडरी डेटा कहे? डेटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्या इसको सेकेंडरी डेटा कहे? या पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा कहे? तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पे इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए भाई, सेकेंडरी डेटा इज अ डेटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। दूसरा बोलता है क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं, क्वेश्चनियर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करें? तो बोलता है क्वेश्चनियर आंसर रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट देमसेल्फ, अ फेयरली इलास्टिक मेथड, पब्लिश सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा। तो क्वेश्चनियर्स हमेशा आंसर रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट होने चाहिए, मतलब ये बी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो ट्रेड एसोसिएशंस के पब्लिकेशंस होते हैं वो क्या होने चाहिए? क्या पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा होना चाहिए, ठीक है, या अ फेयरली इलास्टिक मेथड होना चाहिए? तो सर ये यहां पे ये जो है ये सी होना चाहिए। तो बचा कौन सा दोस्तों? डी। डी का मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक फेयरली इलास्टिक मेथड होता है। बट अब हम लोग यहां एक बार सीक्वेंस लिख लेते हैं सर। तो हम लोगों ने लिखा कि ए का कॉलम 1 का जो ए क्वेश्चन है, ठीक है भाई, और कॉलम 2 का हम लोग ऑप्शन मैच करते। तो ए का आंसर हम लोगों ने क्या मान लिया सर? 1 2 3। चलिए, बी का क्या मान लिया सर आपने? तो बी का हम लोगों ने मान लिया, क्वेश्चनियर्स का क्या मान लिया भाई? 1 मान लिया, ठीक है भाई। सी का क्या मान लिया सर आपने? तो सी का हम लोगों ने माना सर यहाँ पे 4, और यहाँ पे डी का क्या माना दोस्तों? तो डी का माना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मान लिया हम लोगों ने 2। अब हम लोग आंसर से एक बार चेक कर लेते भाई, हमें आता है ये तो पता है, मगर एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कहा गया ए का 3 चाहिए हमें। ए का 3 किसी में है क्या भैया? मुझे बी में दिख रहा है। बी का 2, अरे वाह वेरी गुड, मैच कर रहा है ये तो। सी का क्या भैया? सी का 4, अरे बिल्कुल सही है दोस्त। और डी का क्या है? सेकंड, अरे बिल्कुल मैच कर रहा है। अब आंसर देखते हैं दोस्तों हमारा सही है कि नहीं है। देखिए आंसर नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल ही 100% जो है एक्यूरेट है और यहाँ पे सही है। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए भाई, हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एमसीक्यू का ही एक पूरा का पूरा फॉर्म चल रहा है, पूरा सफरनामा चल रहा है, जिसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं एजर्शन और रीजंस के, ठीक है ना। कोई बात कही गई है, उसके पीछे कोई कारण दिया गया है, अब उसमें से जो बात कही गई है वो भी सही हो सकती है या वो गलत हो सकती है, और उसके पीछे जो रीजन दिया गया है वो भी सही हो सकता है या वो भी गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें दी गई है, अब हम लोग को यहाँ पे समझना है भाई। चलिए, सबसे पहले एजर्शन बोलता है, मतलब एजर्शन को मैं सीधा क्वेश्चन मानता हूं और रीजन को मैं सीधा सीधा आंसर मान लेता हूं। ओके, प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स मोर टाइम एंड कॉस्ट। प्राइमरी डेटा जो है वो जाहिर सी बात है कि ये जो कलेक्शन करेंगे इसमें समय भी ज्यादा जाएगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बोलता है आगे कि ये जो प्राइमरी डेटा है आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स। पहली बार इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू द इन्वेस्टिगेटर।
अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है भाई। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, और एजर्शन का जो रीजन ये दिया गया है वो भी यहाँ पे सही लग रहा है भाई मुझे तो भाई, ठीक है ना भाई। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, यहीं पे मुझे सही लग रहा है। बाकी अब मैं क्या पढ़ूं, आंसर सही है, कोई बात नहीं भाई। तो एक ही बार में हमसे आंसर बन जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, चमत्कार हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब ये बोलता है कि क्वेश्चंस, दर्शन में बोलता है क्वेश्चंस इन क्वेश्चनेयर्स एंड स्केड्यूल्स आर सिमिलर। ये बोल रहा है कि क्वेश्चनेयर्स में क्वेश्चन और जो स्केड्यूल्स में क्वेश्चन होते हैं वो दोनों ही सिमिलर होते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ बात कही गई, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सही है, मान लेते हैं भाई। अभी द रेस्पोंडेंट में नॉट बी अश्योर्ड, जो भी रेस्पोंडेंट है वो अश्योर्ड नहीं है ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम। यहां बोल रहा है जो रेस्पोंडेंट है वो अश्योर्ड नहीं होता इसकी सीक्रेसी के बारे में। हाँ भैया ये भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो सीक्रेसी के बारे में बिल्कुल भी अश्योर नहीं होता। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, मतलब ये ए तो नहीं हो सकता। क्या दोनों स्टेटमेंट बोथ ए एंड आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी बात नहीं है भाई। ये बोल रहा है कि एजर्शन इज ट्रू, ये जो एजर्शन दिया गया है वो सही दिया गया है, बट रीजन इज फॉल्स। भैया एजर्शन का ये रीजन मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, कि भाई क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल आर सिमिलर, ये मान सकते हैं हम लोग। मगर इसका जो रीजन है, द रेस्पोंडेंट में नॉट बी अश्योर्ड ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो रेस्पोंडेंट तो ये वही मेल क्वेश्चनियर में यहाँ पे अश्योर्ड रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो ये आंसर बिल्कुल हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भाई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ रिलायबल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सही तरीका नहीं है, ये दर्शन बोला। भैया क्या बात कर रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो सबसे सही तरीका होता है इंटरव्यू मेथड। इट इज नॉट सुटेबल व्हेन फाइल्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। ये बोल रहा है कि जब ज्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करना हो तो ये सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पहले बात क्या कही, डीपीआई इज नॉट अ रिलायबल मेथड। भैया ये रिलायबल मेथड है, तो पहली जो यहाँ पे बात कही गई है एजर्शन जो है वो गलत दिया गया है। एजर्शन गलत दिया होने के कारण मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, एजर्शन ए इज फॉल्स, बिल्कुल सही कही गई ये बात, बट रीजन इज फॉल्स। अब ये रीजन जो है वो भी क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, तो आंसर हो गया दोनों ही फॉल्स, ठीक है भाई। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है भाई, डेटा कलेक्शन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंट लीड्स टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब जब यहाँ पे लोकल करस्पॉन्डेंट, क्योंकि उसको पता नहीं होता कैसे यहाँ डेटा इकट्ठा करना, बट फिर भी वो आपके काम आता है, वो आपको कलेक्ट करके यहाँ पे देता है। डेटा इज कलेक्शन बाय अ नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट अंडर दिस मेथड। डेटा कलेक्शन जो हो रहा है वो नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट के थ्रू हो रहा है। यहां बोला एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात सही कही गई है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यहाँ पे एजर्शन ए। तो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई यहाँ पे, सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। बोल रहा है कि सेकेंडरी डेटा जो है यहां पे कलेक्ट किया जाता है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों रिपोर्ट से, बिल्कुल सही बात है। इट इज मोस्ट रिलायबल एंड सुटेबल फॉर्म द डेटा, ठीक है ना। और ये बोलता है कि सबसे रिलायबल फॉर्म है और सबसे सुटेबल फॉर्म है यहां पे डेटा के लिए, ठीक है भाई। चलिए, बट क्या ये जो एजर्शन है उसका ये जो रीजन है वो सही है? भाई बात तो सही कह रहे हो, मगर यहाँ पे क्या रीजन सही दे रहे हो? भैया रीजन सही नहीं दे रहे हो, इंडिविजुअली बात तो सही कह रहे हो मगर रीजन सही नहीं दे रहे हो। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो गलत हो गया। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द नॉट करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या हमारे पास भाई, एजर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ, ये इसका जो यहाँ पे बोल रहा है कि ये रीजन है, ये रीजन इसका यहाँ पे नहीं है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा सी, कि एजर्शन इज ट्रू, जो बात कही गई है वो सही है, मगर ये जो इसका रीजन दे रहे हो वो क्या है भाई यहाँ पे गलत है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के सफरनामा पे। क्या कहता है, इफ वी आर रेडी
we are getting ready from somebody else who collected it from its origin but did not use it for his own study, will be it a primary data or secondary data? तो ये भैया हमेशा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कभी भी ये नहीं कहलाएगा। ये बात हम लोग को एग्जाम तक के याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ वी हैव टू कवर अ वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़ा एरिया हम लोग को अगर इन्वेस्टिगेशन में कवर करना है, एंड अवॉइड पर्सनल बायस, भैया हमारा पर्सनल उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग पर्सनल लेवल पे करेंगे तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएगी भाई, ओके, बायस। देन विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी अडॉप्ट, हमें कौन सा डेटा का मेथड यूज करना चाहिए? तो हमें यूज करना चाहिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इट विल टेक्स टाइम, और टाइम के साथ इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे सामने, वेरी शॉर्ट आंसर्स का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड द इन्यूमरेटर? इन्वेस्टिगेटर भाई पहले बार जो डेटा इकट्ठा करता है उसको इन्वेस्टिगेटर कहता हूं मैं, और उसके बाद जब उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद किसी पर्सन को भेजा जाता है कि ठीक है इसी डेटा से रिलेटेड और डेटा इकट्ठा करके चले जाओ, ले आओ भाई जरा फटाफट, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्यूमरेटर। चलिए हम लोग समझे इसके बीच में डिफरेंस। एन इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु डिजाइन एंड कंडक्ट एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, पहली बार खुद मेहनत से क्या करे, उन सारी चीजों को वो इकट्ठा करे। While an enumerator is a person who is hired by the investigator to actually collect the data, यहां पे इन्वेस्टिगेटर खुद काम कर रहा है और इन्यूमरेटर को हायर किया गया है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है किसी इन्वेस्टिगेटर और किसी इन्यूमरेटर के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड अ शेड्यूल? और क्वेश्चनियर और शेड्यूल के बीच में आप कुछ अंतर बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इन अ क्वेश्चनियर द आंसर आर रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट, और जो क्वेश्चनियर होता है इसमें सारे आंसर कौन देता है? तो रेस्पोंडेंट देता है सर, ओके। While in a schedule, answers are written by the enumerator specifically hired for the purpose, और जब ये schedule बनाओगे तो इसमें enumerator जो है वो बहुत बड़ा एक्टिव रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। What should an investigator do to assess the quality and suitability of the question? अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको यहाँ पे क्वालिटी और सुटेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट करना चाहिए, ये पूछा गया। He should conduct a pilot survey, ओवरऑल फटाफट सर्वे कर ले तो इसमें सब चीजें उसको समझ में आएगी कि कोई गलती तो नहीं करी मैंने। चलिए अब हम लोगों का एक क्वेश्चन ही आ गया सीधे, व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज अ पायलट सर्वे? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पायलट सर्वे। पायलट सर्वे रेफर्स टू अ ट्राई आउट सर्वे कवरिंग अ वेरी, मतलब जिसमें जो भी चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है वो सब कुछ किसमें देखने को मिलेगा आपको? पायलट सर्वे में। वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, और पूरे यूनिवर्स का कुछ एक छोटा सा पोर्शन आपको क्या करना है? पूरा स्टडी करना है। ये सब कुछ किस में आएगा दोस्तों? यहाँ पे पायलट सर्वे में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू। भैया एक ऐसी चीज बताइए कि जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है उसमें क्या लिमिटेशन होगी, ये हम लोग को बताना है। पर्सनल बायस इज द प्रिंसिपल लिमिटेशन। पर्सनल बायस मतलब अपना खुद का निजी कोई स्वार्थ ना हो, सेल्फिश ना हो वो, ठीक है। एज इन द केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पे पर्सनल बायस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाउ कैन डेटा कलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये बोल रहा है कि डेटा कैसे हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट करते हैं और ये लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन, मगर इसका जो आंसर होता है एट द एंड क्या ये डाउटफुल कंक्लूजन पे जाके रुक जाता है, ये हम लोग को बताना है यहाँ पे। इफ द विटनेस आर केयरलेस, जो विटनेस है वो क्या है भाई? यहाँ पे केयरलेस है। While giving out the information, then the analysis of such information data can lead to doubt, मतलब जिसने इकट्ठा किया उसने सही से नहीं किया डेटा, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आंसर निकलेगा उसका जो भी आप कंक्लूजन निकालेंगे वो दोस्तों हमेशा यहाँ पे कैसा निकलेगा दोस्तों? गलत निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ द पायलट सर्वे, पायलट सर्वे की कोई 2 खासियत बताइए, कुछ अच्छी बात बताइए कि पायलट सर्वे क्या होता है। तो पायलट सर्वे हमें ये तो पता है सर, किसी बहुत बड़ी चीज को अगर जल्दी से ढूंढना है, जल्दी से करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करें? पायलट सर्वे करें। चलिए हम लोग समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। इट एक्सेस द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, ये क्या करता है? क्वालिटी और सुटेबिलिटी क्वेश्चंस की दे देता है ताकि चीजों को ढूंढना बहुत आसान हो और उसमें गलतियां जो है उससे भी हम लोग ओवरकम कर सके। इट एसेस द कॉस्ट एंड टाइम दैट वुड बी इन्वॉल्व इन द फाइनल सर्वे, और क्या करता है? ये पैसा और समय दोनों को ही बचाने में आपकी यहां पे मदद करता है। तो इस तरीके से जो पायलट
पायलट सर्वे है, हमारा बहुत ज्यादा काम का है और जहां गलतियां हो सकती है वहां पायलट सर्वे में ये गलतियां जो है वो मिनिमम हो जाएगी और कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करें। व्हाट आर अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा? अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं? तो ये तो समझ में आ गया सर, पब्लिश डेटा तो हमें सीधे सीधे मिल जाता है, बट किसी इंफॉर्मेशन को कहीं प्रिंट किया गया है मगर लोगों तक के नहीं लाया गया है। जैसे किसी पर्सन के नेगेटिव थॉट्स को उसने लिख तो दिया मगर लोगों के सामने वो नहीं आया आज तक के। ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी डिपार्टमेंट के बारे में लिख तो दिया गया है मगर लाया नहीं गया, तो वो सब कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा में यहां पे आता है। दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। सरकार या तो इकट्ठा करेगी या उसके थ्रू कोई ना कोई पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, ये डेटा को वो कलेक्ट करेगा। जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड, इसको पर्सनल लेवल पे यूज किया जाएगा, कभी भी पब्लिक लेवल पे या तो ओवरऑल लोग जो रह रहे हैं, पीपल सिटीजन जो रह रहे हैं उनके सामने नहीं लाया जाएगा। दीज डेटा आर नॉट पब्लिश, कभी भी इसको पब्लिश करके लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा। इंटरनल इंक्वायरी के लिए, इंटरनल चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे लाके रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है यहां पे समाप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये कहता है, शॉर्ट आंसर्स का जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में टीचर पूछने वाली है। क्या है भाई क्वेश्चन का, हम लोग समझे सिस्टम क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, ध्यान में रखना होता है, दिमाग में रखना होता है, while employing correspondent for डेटा कलेक्शन। जब आप किसी डेटा को कलेक्ट करने वाले तो आपको क्या क्या बातें जहन में, दिमाग में रखनी होती है ताकि गलतियां मिनिमम से मिनिमम हो। चलिए समझते हैं। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंट फॉर डेटा कलेक्शन इज सुटेबल गिवन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर आपको सही से डेटा को इकट्ठा करना है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट लार्ज, जब आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा करना हो तब आपको हर चीज को क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में करना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड वे में करना पड़ेगा। व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, अभी बोल रहा है कि रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन भी चाहिए, यहां पे गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो आपने जो डेटा इकट्ठा किया है उससे जो आने वाला कंक्लूजन है वो भी यहां पे खराब हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं भाई, द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। तो आप टेलीविजन का, मैगजीन का, जर्नल का, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा डेटा क्या कर सकते हैं, अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं भाई, ठीक है। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है लगभग अप्रॉक्स पे चलता है, तो आपको पूरा डेटा जो है 100% एक्यूरेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीपीआई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एंड द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दोनों में क्या अंतर है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आर, नंबर 1, the direct personal investigation, the investigator established direct contact with the respondent। यहां पे ये जो बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम दे दिया है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेटर, ये डायरेक्टली अप्रोच करेगा बंदे से और उससे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और जो रिप्लाई करेगा उसका नाम रख दिया गया यहां पे रेस्पोंडेंट। तो यहां पे जो इन्वेस्टिगेटर बात करेगा, पूछेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन के जो आंसर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसके जो आंसर है वो रेस्पोंडेंट यहां पे देगा। While in indirect oral investigation, information is obtained from third party। अब यहाँ पे information जो है किससे मिलती है भैया, हमें थर्ड पार्टी से मिलती है। Who possess necessary information। अब यहाँ पे जब थर्ड पार्टी के पास जाओगे तो हो सकता है गलतियां जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाए भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज डन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको मैं यहाँ पे डीपीआई कहता हूं, ये तब पॉसिबल है जब एक एक बंदे से आपको मिलना
मिलना है तो भाई कम लोगों में ये पॉसिबल है, ज्यादा लोगों में ये पॉसिबल नहीं है। While indirect oral investigation is done when the field of investigation is relatively large। अब यहां पे बोल रहा है कि indirect oral investigation वहां पे भी इस्तेमाल की जा सकती है जब वहां पे इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा हो। आगे बात करते हैं indirect personal investigation, the investigator must be well versed in the language and cultural habit of the respondent। मगर यहां पे जब DPI करते हैं तब आपको ध्यान रखना होता है कि सामने वाले की लैंग्वेज, मतलब आप जब पूछना चाह रहे हो वो ये समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। कल्चरल हैबिट्स क्या है उसकी, इसका भी बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी में आपके आ गया तो वो अपनी ही तरह का एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करेगा। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर। आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करोगे, खुद से करोगे तो ये ज्यादा क्या हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। देन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है थोड़ी सी चीपर होती है, बट जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर होती है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम लोग भाई। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू मेलिंग सर्वेज। अगर मेल के थ्रू अगर हम लोग सर्वे करवाते हैं तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं ये हमें बताना है भाई। चलिए हम बताएंगे इसके क्या क्या फायदे होते हैं भाई। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। अच्छी बात है। इन द टर्म्स ऑफ टाइम, कैसे इकोनॉमिकल है सर? तो सबसे पहले तो यह हमारा टाइम बचाता है, दूसरा यह हमारी मनी बचाता है, और क्या बचाता है? हमारे एफर्ट्स को बचाता है। दिस मेथड इज ओरिजिनली एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। क्योंकि ये ओरिजिनल है इसीलिए ये 100% रिलायबल भी है, मतलब भरोसा आप कर सकते हो। दिस मेथड अलाउज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ द स्टडी। और ये छोटी मोटी जगह नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनसे आप कर सकते हैं, उन तक के भी ये आपको यहां पे अप्रोच करना सिखाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है? इन द मेथड Does an investigator appoint local person at different places for collection of data? क्या कोई एक ऐसा मेथड है जहां पे अलग अलग जगह अपने अपने लोकल बंदों को आप बिठा सकते हैं? Explain its merits। इससे फायदा क्या होगा चलिए समझते हैं। Under the data collection from corresponding, an investigator appoint local person at different places for collection of data. Following are its merits। क्या फायदे हैं इससे? दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये जो मेथड है ये बहुत इकोनॉमिकल है। किस तरीके से? एक तो टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा और आपके एफर्ट्स बचाएगा। ज्यादा से ज्यादा बड़े एरिया को कवर करने में आपकी मदद करेगा। द करस्पॉन्डेंट कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन। और जो करस्पॉन्डेंट होगा वो कंटिन्यूअसली आपको क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन यहां पे दे सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहता है? वाइल फॉर्मिंग अ क्वेश्चनेयर। जब आप क्वेश्चनेयर बना रहे होंगे, मतलब दूसरों से कुछ पूछना है उसके लिए जो क्वेश्चनेयर बना रहे होंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड। कौन से क्वेश्चन लेना है, कौन से क्वेश्चन नहीं लेना। तो एक बेस्ट क्वेश्चनेयर वो होता है या बेस्ट क्वेश्चन बनाने वाला वो होता है जो कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन को टच भी नहीं करता। जो है जैसा है वो ठीक है अपनी जगह पे। ओके, नाउ 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल फॉर्मिंग अ क्वेश्चनेयर आर। नंबर 1, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। सिंपल होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल लैंग्वेज इजी होनी चाहिए और सामने वाले को सब कुछ समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहे हो आप। डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए कभी भी क्वेश्चन में। ओके, दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन यस और नो, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। सीधी सीधी बात, या तो आपको अच्छा लगा या तो बुरा लगा, या तो सही है या तो गलत है। बात ही खत्म हो गई यहां पे। ओके, चलिए आगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए क्योंकि उसको मजा भी आना चाहिए क्वेश्चन भरने में। ठीक है, व्हेन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड। ठीक है भाई, जब यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होने चाहिए। ओपन क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है सामने वाले को समझ में सारी चीजें आनी चाहिए। इन सच क्वेश्चन द रेस्पोंडेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यू ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। अब ये बोल रहा है कि जो भी यहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपके स्पेसिफिक इश्यूज पे जो भी व्यूज है वो आप सारे के सारे क्या कर सकते हैं, यहां पे पुट अप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम लोग आते हैं भैया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से अब क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं जो कि अपडेटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वांट टू असेस इफ इट्स स्कीम्स आर हैविंग अ डिजायर्ड इंपैक्ट ऑन द फार्मर्स।
द लीड इन्वेस्टिगेटर along with his team of the trained individual go in the field with the questionnaire to collect the data। अब वहां का पूरा एक बंदा गया और उसने पूरे ग्राउंड लेवल पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको आंसर करना है ये क्वेश्चंस के हिसाब से। व्हाट इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो डेटा कलेक्शन पूछ रहा है कि कौन सा तरीका होगा आपका। यूज बाय द लीड इन्वेस्टिगेटर फॉर द data collection, do you think it is a suitable method for this investigator। अब आप यहां पे suitable method बताइए इस investigator के लिए। discuss two merits and two demerits of the method identified in the first part। अब merits भी बताओ और demerits भी बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही गया क्वेश्चन आप देखो। the lead investigator has employed the enumerator method for data collection। अब यहां पे क्या करेगा, जो lead investigator एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसका नाम रखा गया है यहां पे enumerator। दिस इज अ सुटेबल मेथड, एकदम सही तरीका है ऑफ डेटा कलेक्शन बिकॉज द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज एंड द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। इससे फायदा ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन एक तो लार्ज स्केल पे होगा, दूसरा यहां पे स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की भी यहां पे बात की गई है। ठीक है भाई, अब इसके फायदे क्या क्या हम लोग इसकी बात करें। मेरिट्स ऑफ द इन्यूमरेटर मेथड, दिस मेथड कवर्स अ वाइडर एरिया, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हो। इन्यूमरेटर आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो। Population as even the illiterates can furnish the required information। अब यहां पे लिटरेट और इलिटरेट दोनों ही इंफॉर्मेशन को फर्निश कर सकते हैं, आप तक के पहुंचा सकते हैं। There is a fair degree of accuracy in the result। This is because investigators are done by the specialized enumerator। और यहां पे जो गलतियां है वो सबसे क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां पे कम हो जाएगी। बट इसी के साथ अगर हम लोग इसके डीमेरिट्स की बात करें, गलतियों की बात करें तो क्या होगी, enumerator may need specialized training for particular investigation। The process of investigation thus becomes time consuming। क्यों? क्योंकि भाई बंदा जाएगा, खुद काम करेगा, खुद देखेगा, सारी चीजें करेगा, तो इसमें क्या लगेगा, सबसे ज्यादा समय लगेगा। If the enumerator are biased, जो enumerator है अगर वो biased है, then the data will not be accurate। अगर मान लेते वो biased है, अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, तो वो सब अच्छा अच्छा लिखेगा, गलत कभी भी नहीं लिखेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क अभिषेक नीड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट्स। इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी जो भी है उसके बारे में ये लिखना चाहता है। व्हाट आर द सम सोर्सेज ऑफ डेटा सुटेबल फॉर दिस स्टडी। कौन कौन से डेटा जो है ये अभिषेक जो है हमारे उनको हेल्प करने वाले, तो अभिषेक जी के हम लोग मदद करते हैं हम लोग। चलिए, फॉर दिस स्टडी अभिषेक शुड कंसल्ट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो ले ही नहीं सकता भाई, तो उसको सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा लेना पड़ेगा। इसमें वो पब्लिश भी ले सकता है और अनपब्लिश भी ले सकता है, मगर जनरली वो पब्लिश्ड डेटा लेगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कैन बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। फॉलोइंग आर द सम पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा दैट मे बी सुटेबल फॉर द स्टडी। नंबर 1 गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो ये जो डेटा इकट्ठा करके लेके आएगा वो कहां से लाएगा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से। ओके, मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। हो सकता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी डेटा ले आए, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी ले आए, या हो सकता है इसमें वो यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ले आए। Publish a variety of statistics as their routine activity। Some statistical reports are जैसे annual survey of industries, वो उठा ले, उसको बेस बना ले, सोर्स बना ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन या एक्सेट्रा, ये सब डाटा वो इकट्ठा कर सकता है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन को वो इकट्ठा कर सकता है। कमिटीज एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। ये कमिटीज और कमीशन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है और सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो 100% क्या रहती है या सिक्योर रहती है, सेफ होती है और ऑथेंटिक होती है। मोनोपोलाइज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर सम नोटेबल कमीशन इन इंडिया विच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी कमीशन है इनकी रिपोर्ट जो रहती है वो हमेशा डिटेल्ड फॉर्म में दी जाती है। पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन, सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है जो यूनियन बनती है अलग अलग लेवल पे, छोटी कंपनियों के, बड़े कंपनियों के, जैसे हम लोग बात करें मिनी रत्ना की, महारत्ना की, या हम लोग बात करें कि छोटी छोटी जितनी भी कंपनीज है जैसे एसएसआई हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, या हम लोग बात करें कि छोटी ऐसी इंडस्ट्री जो घरों में चल रही है, कुटीर उद्योग हम लोग कह सकते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे ली जा सकती है। ठीक है, थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल द शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिशेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल इन इंडिया। तो शुगर मिल इन इंडिया जो है वो सारी के सारी क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन देगा, कितनी इंडस्ट्रीज है, कितना आउटपुट आता है, कितने लोग इस पे डिपेंडेंट है, कितने लोगों को इनको यहाँ पे वर्किंग मिलती है और क्या हमारा रेवेन्यू है।
पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें जहां पे यहाँ पे क्या करेंगे भैया, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और यहाँ पे रिसर्च करके बताएंगे आपको। वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग्स ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज। इन इंडिया फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, National Council of Applied Economics Research publish a variety of statistical data as a regular feature। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो अपने अपने रिसर्च रिपोर्ट क्या करते हैं, लोगों तक के पहुंचाते हैं। जर्नल्स एंड पेपर, जो आम पब्लिक के पास पहुंच जाए उसको हम लोग जर्नल्स एंड पेपर्स कहते हैं। मेनी न्यूज़पेपर्स सच एज द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन्स सच एज द कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू आल्सो सप्लाई अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। और अगर ऑथेंटिक डेटा चाहिए तो आप जर्नल्स और पेपर्स को भी सोर्स बना सकते हैं ताकि अभिषेक जी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। ओके, पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स, और कुछ बुद्धिजीवी लोग जो इकोनॉमिस्ट है वो भी इसके बारे में बताते हैं। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स आल्सो समटाइम्स पब्लिश देयर रिसर्च वर्क containing some useful information। अभिषेक कैन ऑल्सो कंसल्ट अनपब्लिश्ड डेटा। देखो अभी तक के तो ये सारी पब्लिश्ड डेटा की बात करी हम लोगों ने जो कि इजीली अवेलेबल है सबके पास। अब हम लोग बात करते हैं अनपब्लिश्ड डेटा की, विच हैव बीन कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एकेडमियंस फॉर देयर सेल्फ यूज और द ऑफिशियल रिकॉर्ड या ऑफिस रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड क्वेश्चनियर। एक अच्छे क्वेश्चनियर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड दे मस्ट ओनली रिलेट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। भाई क्वेश्चन ही तो लिमिटेड होने चाहिए और मगर वहां पे आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना जरूरी है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, क्वेश्चन शुड नॉट बी लॉन्ग एंड मैथमेटिकल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। क्वेश्चन किए जाएंगे मगर कैलकुलेशन उसमें नहीं होना चाहिए और सिंपल होने चाहिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, ऑर्डर में होना चाहिए भाई। अनडिजायरेबल क्वेश्चन, जिनकी जरूरत नहीं है वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड, बिल्कुल नहीं होने चाहिए पर्सनल क्वेश्चन। क्वेश्चन शुड बी नॉन कंट्रोवर्शियल एंड रेस्पोंडेंट शुड बी एबल टू आंसर देम इम्पार्शियली, मतलब वो आंसर देने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे, वो 100% आप तक के आंसर पहुंचा पाए। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय रेस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेस्पोंडेंट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एरर्स दैट यू एनविसेज इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। कौन कौन सी परेशानियां हैं जो कलेक्शन ऑफ डेटा में आपको आती है। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एरर आता है उसको बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग एरर। जब हम लोग डेटा इकट्ठा करके आते हैं तो उसमें जो बेसिकली इश्यूज आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर्स occurs when the selected sample does not accurately represent the target population। अब जब दिक्कत आएगी जब आपने सैंपल तो इकट्ठा कर लिया मगर उसमें टारगेटेड पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया गया। Non-response error occurs when selected individuals or entities do not participate in the data collection purposes। Non-response error जिसमें कि लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये एरर तो बढ़ता चला जाएगा। मेजरमेंट एरर, जिसको आप गलतियों को मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट एरर अराइज फ्रॉम इनएक्यूरेसीज। किससे आएगा ये प्रॉब्लम, कैसे आएगी भाई, तो इनएक्यूरेसी के कारण आएगी। इन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स यूज फॉर द डेटा कलेक्शन। और ये कहां पे आएगी, जहां पे भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या तो आप टेक्निक्स यूज करते हैं। डाटा एंट्री एरर्स, जब उसको डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब रॉ डेटा को फिनिश में कन्वर्ट किया जा रहा है, तब जो गलतियां होती है। Data entry errors occurs when the collected data is incorrectly recorded or transferred into a data storage system। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो आपको दिया गया है रॉ मटेरियल उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें अगर गलतियां हो जाए तो। रेस्पॉन्स एरर का मतलब होता है जब आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें जो गलती आ जाए, जो भी डेटा है उस पर जो आंसर कर रहे हैं उसमें जो गलती आ जाए। रेस्पॉन्स एरर अकर व्हेन रेस्पोंडेंट प्रोवाइड इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं उसने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दी तो आपका पूरा जो डेटा है वही यहां पे फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर द सेकेंडरी डेटा। क्या होते हैं सेकेंडरी डेटा, तो हमें पता है सर जो दूसरी बार कलेक्ट किया जाए, मतलब जिसको सीधे नहीं कलेक्ट किया जाए, वो डेटा ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी डेटा। डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। किन किन तरीके से आप सेकेंडरी डेटा को इकट्ठा यहाँ पे कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे अब हमारे आ रहा है, कैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे भाई। चलिए,
सेकेंडरी डेटा आर बेसिकली सेकेंड हैंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हमेशा सेकेंड हैंड कहलाती है. These are not gathered from source as primary data. To put in the other words, the secondary data are those that are already collected. Secondary data वो सारे data होते हैं जो already collected होते हैं. So these are comparatively less reliable than the primary data. क्यों? क्योंकि second time उसको collect कर रहे हो, इसीलिए वो data जो है वो हमारे किसी के भी काम के नहीं होंगे. गलतियां भी उसमें ज्यादा हो सकती है, which can be categorized into two categories. दो भागों में बांटते हैं secondary data को. पहले को बोलते हैं published sources, दूसरे को बोलते हैं unpublished sources. जो लोगों के सामने आ जाए उसको बोलते हैं पब्लिश सोर्सेज, और जो लोगों के सामने अभी भी नहीं आई है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डेटा. चलिए समझने की कोशिश करें क्या होता है पब्लिश्ड. सेकेंडरी डेटा इज यूजुअली गैदर्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड. सेकेंडरी डेटा काहे से लोगे भाई? पब्लिश्ड डेटा से ही लोगे. प्रिंटेड फॉर्म में होगा सोर्स. अ फ्यू मेजर सोर्सेज ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज. नंबर 1, पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑफ लोकल बॉडीज एंड सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. या तो ये लोकल बॉडीज का, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है. स्टैटिस्टिकल सिनॉप्सिस हो सकती है, सेंसस रिकॉर्ड हो सकते हैं, या अदर रिपोर्ट इशूड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं. अनपब्लिश की बात करें, छप तो गई मगर लोगों के सामने नहीं आई, हो सकता है वो किसी के काम की ना हो. स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेवरल अनपब्लिश्ड रेफरेंसेस. सम ऑफ द मेजर अनपब्लिश्ड सोर्सेज फ्रॉम विच सेकेंडरी डेटा कैन बी गैदर्ड आर एज फॉलोज. किन तरीके से हम लोग अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा को इकट्ठा करके आप तक के पहुंचा सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं. द रिसर्च वर्क कंडक्टेड बाय टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड प्रोफेशनल्स. उन्होंने अपने लेवल पे इस डेटा को इकट्ठा किया, बट हो सकता है इन फ्यूचर वो किसी ना किसी के काम आ सके. जैसे केस स्टडीज, द रिकॉर्ड दैट आर मेंटेन्ड बाय प्राइवेट एंड द बिजनेस एंटरप्राइज. या तो वो कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल इसको इकट्ठा करे, या तो यहां पे इसको बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो यहां पे इकट्ठा करके आपको दे दे यहां पे. तो इसी के साथ हमारा जो पूरा सफरनामा है चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स का समाप्त होता है. और मेरे साथ बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल.